हेलो बच्चों। आज हम आप लोगों को आपकी जो हिंदी की बुक है बसंत भाग 2 क्लास 7 की उसका लेसन नंबर 3 जिसका नाम क्या है हिमालय की बेटियां, इसके सारांश के बारे में आज हम लोग को बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हिमालय की बेटियां क्या है। एक निबंध है जो किसके द्वारा लिखा गया, नागार्जुन द्वारा लिखा गया है। ये आपके सामने नागार्जुन जी की तस्वीर है। ये इस पाठ के लेखक हैं। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग जानते हैं पाठ के सारांश को। तो हिमालय की बेटियां निबंध में लेखक ने उन सभी नदियों का वर्णन किया है जो हिमालय से निकलकर सागर तक पहुंचने के बीच में कई प्रकार के रूप धारण कर लेती है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हिमालय की बेटियां हैं, हिमालय की बेटियां किसे कह रहे हैं? नदियों को कहा जा रहा है कि हिमालय की बेटियां। ये जो निबंध है इसमें लेखक ने उन सभी नदियों का वर्णन किया गया है जो हिमालय से निकलती हैं, निकल के कहाँ जाती हैं? सागर जाती हैं। लेकिन हिमालय से निकलकर सागर तक जाने के जो बीच का जो समय होता है, उस समय में ये जो नदियां होती हैं बहुत तरह के रूप धारण करती हैं। किस तरह के रूप धारण करती हैं आगे हम लोग जानेंगे कि हिमालय से निकलने वाली इन सभी नदियों को लेखक ने अभी तक दूर से ही देखा था। कैसे देखा था इन सभी नदियों को? ये जो हिमालय से नदियां निकल रही हैं बहुत सारी, इन्हें लेखक ने दूर से ही देखा था। ठीक है, लेकिन जब इन नदियों को मैदानी इलाकों में देखते थे तब ये नदियां बहुत ही गंभीर, बहुत ही शांत और अपने आप में खोई हुई सी प्रतीत होती थी। अब देखिए, पहाड़ों पर मतलब हिमालय से जो नदियां निकल रही हैं उसे लेखक तो दूर से ही देखे थे। लेखक पास से कहाँ देखे थे इन नदियों को? मैदानी एरिया, वो जो प्लेन एरिया में नदियाँ होती हैं उनको प्लेन एरिया में देखे थे। तो जब उन नदियों को प्लेन एरिया में, मैदानी क्षेत्रों में देखें तो लेखक को ये सारी नदियाँ बहुत ही गंभीर, मतलब बहुत ही शांत और अपने आप में जैसा लगता था एकदम शांत है, खोई हुई। जैसे आप लोग देखते होंगे गंगा का नदी या आपके आसपास जो भी नदी होती है वो पानी कितनी शांत होती है, अपने में खोई हुई होती हैं। तो ये सारी जो नदियाँ होती हैं कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से ही तो निकलती हैं। लेकिन जब हिमालय से निकलती हैं तो वो शांत नहीं रहती हैं। इन्हीं बातों को लेखक यहाँ बता रहे हैं कि किसी सभ्य या अच्छे कुल की महिला की तरह दिखने वाली इन सभी नदियों के प्रति लेखक के दिल में आदर श्रद्धा के भाव थे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जो नदियाँ हैं ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सभ्य होती हैं, ये बहुत ही अच्छे कुल की होती हैं। ऐसी दिखने वाली ये सारी की सारी नदियाँ हैं, इन सभी के प्रति लेखक के दिल में बहुत ही आदर और श्रद्धा का भाव था। आगे लेखक बता रहे हैं कि वह इन नदियों की धारा में वैसे ही डुबकी लगाया करते थे जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपनी माँ, दादी, मौसी या मामी की गोद में खेला करता है। अब कह रहा है कि ये जो नदी, जब वो नदी बहती थी तब मैं भी उस नदी में जाके इस तरह डुबकी लगाता था कि जैसे माँ अपने बच्चों या दादी, मौसी, मामी अपने बच्चों को क्या करती हैं, जैसे गोद में खिलाती हैं, वैसे मैं भी इन नदियों के गोद में जाता था, नदियों की धारा में जाता था और डुबकी लगाता था। लेखक बता रहे हैं। अब लेखक को लगता है कि यह नदियाँ मैदानी भागों में होती हैं तब यह नदियाँ माता स्वरूप में बन जाती हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं लेखक कि जब ये नदियाँ मैदानी क्षेत्र में, मतलब पहाड़ों में नहीं, नीचे समतल जगहों पर जब ये नदियाँ होती हैं तो ऐसा लगता है कि ये माता का रूप धारण करे, एक माँ के रूप में बन जाती हैं। अब माँ के रूप में धारण करके मानव जाति के पालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और इसीलिए लेखक के मन में इस नदियों के लिए बहुत ही आदर का भाव अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। ऐसा लगता है कि वो माँ है और वो माँ बनकर हम जैसे मानव जाति की क्या कर रही हैं, रक्षा कर रही हैं, पालन कर रही हैं। चलिए अब आगे जानते हैं आगे क्या कह रहे हैं। प्रस्तुत परंतु सॉरी परंतु इस बार जब लेखक हिमालय के कंधे पर चढ़कर इन नदियों को देखते, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेखक अभी तक हिमालय पर जो नदियों को देखते थे वो दूर से देखते थे, पास से सिर्फ मैदानी और समतल क्षेत्र में देखते थे। लेकिन इस बार लेखक हिमालय पर ऊपर चढ़े हैं, कंधे पर मतलब ऊपर चढ़े, हिमालय के ऊपर चढ़कर इन नदियों को देखते हैं तो लेखक को इनका एक अलग ही रूप देखकर हैरान रह जाते हैं। एक अलग ही रूप दिखता है। कैसा रूप दिखता है नदियों का? लेखक सोचते हैं कि हिमालय पर दिखने वाली ये दुबली पतली सी जो गंगा है, यमुना है, ये जो सतलुज है, ये मैदानों में उतर के इतनी विशाल कैसे हो जाती हैं? देखिए, पहाड़ों से जब भी पानी गिरता है तो अभी जैसे आप गंगा नदी को देख रहे हैं वो कितनी चौड़ी है, तो इस तरह चौड़ी तो पहाड़ों से गिरता नहीं है, वो तो काफ़ी पतली होती हैं। तो उन्हीं को कह रहा है कि इतनी दुबली पतली सी ये जो नदियां हैं, गंगा हो चाहे यमुना सतलुज, जब ये मैदानों में आती है तो इतनी विशाल कैसे हो जाती हैं? हिमालय पर ये जो दिखने वाली इन नदियों की जो चंचलता है, जो उल्लास है,
मैदानी क्षेत्रों में जब आती हैं तो वो कहाँ चली जाती हैं? देखते हैं ना कि पहाड़ों से जब पानी गिरते हैं तो कितनी आवाज़ें होती हैं, कितना मतलब उनमें एक चंचलता रहता है, एक उल्लास रहता है। लेकिन जब ये मैदानी क्षेत्र में एक समतल जगह में आ जाती है तो कैसा हो जाता है? एकदम शांत हो जाती हैं। आखिर ऐसा ऐसा क्यों हो जाता है? कहाँ चली जाती है उनकी ये सब खुशियाँ, इनकी चंचलता? हिमालय की गोद में अटखेलियां करती हुई इन बेटियों की बाल लीला को देखकर लेखक को जितना आश्चर्य हुआ उतना कभी किसी छोटी लड़की या नन्ही कली को देखकर नहीं हुआ था। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि हिमालय की गोद से ये सारी की सारी नदियों को किससे समानता की है? बेटियों से समानता की है कि ये जो बेटियां हैं, नदियां जो है वो हिमालय की क्या है? बेटी हैं। हिमालय उनके पिता हैं, तो उनकी बेटियां इस तरह जो बाल लीला को देखकर, लेखक को बेटियों की बाल लीला को देखकर इतना आश्चर्य होता है, उनको इतना आश्चर्य कभी किसी कली को खिलते हुए देखकर, नन्ही सी कली को देखकर भी, एक छोटी सी लड़की को भी देखकर आश्चर्य नहीं हुआ जितना इन लोगों की बाल लीला को देखकर हुआ। किसकी बाल लीला? नदियों की बाल लीला, हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं। आगे जानते हैं लेखक क्या करें। अब लेखक सोचने लगते हैं कि हिमालय जैसे जो महान पिता विराट प्रेम पाकर भी इन नदियों का हृदय क्यों अतृप्त। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हिमालय को पिता बोला गया है, नदियों को बेटियां बोला गया है, बेटियों से समानता किया है लेखक ने। तो कह रहा है कि हिमालय जैसे जो महान पिता, इतने विराट, इतना ज्यादा प्रेम पाकर भी इन नदियों का हृदय क्यों अतृप्त है, क्यों वो तृप्त नहीं हो रही है, तथा किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बेचैन होकर भागी जा रही है। मतलब वो वहां पे रुक क्यों नहीं रही है? जब उन्हें इतना अच्छा लगा, यहाँ इतनी चंचलता है, फिर भी उनको ऐसी कौन सा लक्ष्य पाना है जिसके लिए वो नीचे बेचैन होकर बहती जा रही हैं, भागती जा रही हैं? आखिर ये किस मंजिल तक पहुंचकर इस नदियों की प्यास मिटेगी? मतलब कहाँ पे जाके ये तृप्त होंगी, कहाँ पे इनकी प्यास बुझेगी, कहाँ तक इनको जाना है? लेखक के मन में सोच रहे हैं। बर्फहीन पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों और गहरी गुफाएं जहां इनकी बाल क्रीड़ा होती है, इन सबको छोड़कर ये आगे बढ़ती जाती हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि पहाड़ों पे क्या होते हैं? बर्फहीन, बर्फ से पहाड़ियां होती हैं, हरी भरी घाटियां भी होती हैं, गहरी गहरी गुफाएं भी होती हैं। इस सब जो इन सब जगह खेलती रहती हैं और इन सब क्रीड़ा की जगह को छोड़कर ये कहाँ आगे बढ़ती जा रही हैं? आगे जाकर जब ये मैदानी जंगलों में पहुंचती हैं तो क्या इन्हें बीते दिन याद नहीं आते हैं? बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए जरूर परेशान रहता। अब कह रहे हैं कि ये जो हिमालय हैं, जो पिताजी ये जो बूढ़े हो चुके हैं, इन्हें जरूर अपनी इन बेटियों की जो नटखट, ये जो चंचलता, जो नदियां वहां पे झरना गिरती हैं, ये चंचलता को जरूर याद करता होगा। लेकिन यदि हम उसकी बड़ी से बड़ी चोटियों से या पूछें तो सिवाय मौन के कोई उत्तर नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे कह रहा है जरूर हिमालय जैसे पिताजी अपनी बेटियों को, मतलब अपनी नदियों को मिस करते होंगे, बहुत ही प्यार से याद करते होंगे। लेकिन अगर हम लोग उस हिमालय से पूछें कि क्या आपको अपनी बेटियों की याद नहीं आती, चाहे हम ऊंची से ऊंची चोटियों से भी पूछें तो भी वे क्या रहेंगे? मौन रहेंगे, लेकिन इसका कोई उत्तर नहीं देंगे। आगे देखिए, आगे लेखक क्या कह रहे हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच रावी, सतलज, चनाब, झेलम, गंगा, यमुना, गंडक, सरयू, कोसी आदि कई छोटी बड़ी नदियां हैं जो हिमालय की ही बेटियां हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच में भी ये सारी नदियां हैं जो क्या है? हिमालय की ही बेटियां हैं। वास्तव में देखा जाए तो यह नदियां हिमालय से पिघले हुए, उनका जो हृदय जो पिघला हुआ है उसके हृदय की एक एक बूंद है जो इकट्ठा होकर समुद्र में प्रभावित होती रहती है। हृदय, हिमालय के हृदय से निकली एक एक बूंद है जो इकट्ठा होकर कहाँ जा रही है? वो समुद्र की तरफ जा रही है। और वो समुद्र सचमुच बहुत ही सौभाग्यशाली है जिसे पर्वतराज हिमालय की इन बेटियों का हाथ थामने का श्रेय मिला। अब यहाँ पे सागर मतलब समुद्र को क्या बना दिया? दामाद बना दिया। क्योंकि वो बोल रहा है कि पर्वतराज की बेटियां, ये जो नदियां हैं, उनका हाथ थामने का श्रेय किसे मिला? इस समुद्र को मिला, सागर को मिला है। मैदानों में इन नदियों को देखकर शायद ही कोई यह अनुमान लगा सके कि वृद्ध हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर यह कैसे खेला करती है। अब कह रहा है कि अगर मैदानों में इन नदियों को देखें तो शायद ही कोई अनुमान लगा सकता है कि ये जब अपने पिता मतलब हिमालय के गोद में रहती है तो ये किस तरह खेलती हैं। लेखक कहते हैं कि अपने पिता की गोद में नंग धड़ंग खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी लोगों के लिए सामान्य बात हो सकता है। अब कह रहे हैं कि इस तरह पहाड़ों में जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए ये जो नदियां गिरती हैं, हिमालय की जो बेटियां ऊपर से गिरती हैं चंचलता उत्साह के साथ, तो पहाड़ों पे रहने वाले लोगों के लिए तो ये बहुत ही सामान्य बात हो सकता है। लेकिन लेखक के लिए यह रूप इतना लुभावना लगता है कि वह हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में जरा भी संकोच नहीं कर रहे हैं। मतलब उसकी तुलना किससे कर रहे हैं?
ससुर और दामाद से दोनों की तुलना लेखक कर रहे हैं कि हिमालय क्या एक ससुर है, नदियां उनकी बेटियां हैं, समुद्र क्या हो गया उनका दामाद हो गया। एक रिश्ता मतलब उन्होंने बना दिया। आगे पढ़ते हैं कि कालिदास ने क्या किया, अपने मेघदूत, उनकी जो मेघदूत है पुस्तक, उसमें वेत्रवती मतलब बेतवा नदी को प्रेयसी के रूप में चित्रित किया है। उन्होंने नदी को क्या बताया है, प्रेयसी, प्रेयसी बताया है, प्रेमिका मतलब। और लेखक कहते हैं कि पहाड़ों तथा मैदानों में इन नदियों के अलग अलग रूप को देखकर कोई भी इस नतीजे पर पहुंचेगा। कह रहा है कि पहाड़ों में उनका क्या रूप होता है और मैदानों में क्या रूप होता है, अगर इनके अलग अलग रूपों को देखेगा तो कोई भी इसी नतीजे पर पहुंचेगा। तो काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। क्या कहा है काका कालेलकर ने, नदियों को लोक माता कहा है, परंतु लेखक माता मानने से पहले इन नदियों को क्या बना दिए हैं, बेटियां बना दिए हैं। उसके बाद उनको प्रेयसी का रूप दे दिए हैं, ठीक है। और इतना ही नहीं बल्कि ममता का एक और धागा वह इन नदियों से जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं, वह इन्हें बहन भी बना लेते हैं। क्यों, क्योंकि जो थोलिंग मतलब तिब्बत में जो थोलिंग है उसमें जब परेशानी के क्षणों में जब वह सतलज के किनारे जाकर बैठ जाते, सतलज नदी है, जब उस नदी के किनारे जाकर लेखक बैठते हैं तो शीघ्र उनका मन बहुत ही तरोताजा हो जाता है। और ठीक वैसे ही जैसे कोई बहन अपने भाई की मुश्किलें चुटकी बजाते सुलझा देती है, कोई बहन जो होती है अपने भाई की जो भी तकलीफ होती है वो तुरंत सुलझा देती है, उसी तरह जब लेखक भी तिब्बत में जब उनको परेशानी रहती है, उस परेशानी के क्षणों में जब वो नदी के किनारे, कौन सी नदी, सतलज नदी के किनारे जाकर बैठते हैं तो उनका मन बहुत ही तरोताजा हो जाता है। और वो बैठे बैठे लेखक अपनी सतलुज बहन पर, अब वो नदी को क्या बना दिए, बहन बना दिए, और उस सतलुज बहन पर एक कविता लिख देते हैं। वो कविता क्या होती है, नहीं बताते हैं कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी या बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नहीं प्रगति प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो ये कविता वो नदी को बहन बनाकर लिख देते हैं। तो यह था हिमालय की बेटियों का पूरा सारांश। आशा करती हूँ कि आपको ये सारांश अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको इसी तरह के और भी वीडियो मिल सके। और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इससे रिलेटेड लेसन के जितने भी हैं क्वेश्चन आंसर और सारांश आपको मिल जाएंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।